नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी विकास चिटकारा के साथ हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। हमारी टीम इस वक्त गांव निलोठी के शहीद श्याम सिंह स्टेडियम में मौजूद है और संविधान सत्याग्रह आंदोलन को चलते हुए महीने से ऊपर हो चुका है। रमेश दलाल जी, अध्यक्ष भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति जी से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमेशा से लगातार बोलते रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण का मामला है इसमें आम आदमी पार्टी, भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों ही मुख्य रूप से दोषी रही हैं। इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, हम 5 राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, जी। गुजरात और हरियाणा में भाजपा की सरकार, जी। केंद्र में भाजपा की सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। और पांचों झूठ बोलते। कैसे? जैसे इनका उदाहरण दे के आपको बताएं, सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री को लो। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, जी। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं हर एक के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा। किसी के खाते में नहीं आए। बोला वो तो जुमला था। तो जुमला बोल के प्रधानमंत्री बन गया। अब हम आते हैं हमारे जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पे। प्रधानमंत्री ने क्या झूठ बोला। ये जो जमीन अधिग्रहण का मुद्दा जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो 2014 में जून में प्रधानमंत्री बनते ही जी। और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अध्यादेश लेके आया। ये अध्यादेश नहीं जिस पर अभी किसान जी। कानून पर लड़ रहे हो, 2014 में, वो 1 जनवरी 2015 से लागू किया। तो उसमें इसने क्या कहा कि जो पुनर्वास के नाम पे मिलना था, भी जमीन जाती तो आदमी तो किसान मर जाता है, तो पुनर्वास की स्कीम को हटा के और इसने कहा कि वो नहीं होना चाहिए और जमीन अधिग्रहण कानून को कमजोर कर दिया। अब एक आंदोलन देश में खड़ा हो गया। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि बने हुए तो 6 महीने हो गए थे, ये तो किसान खड़े हो गए, तो प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा। लेकिन झूठ बोल गए। तो झूठ बोली हमारे कल्लाराम जी। कहाँ से कल्लाराम जी? इधर आओ। ये कल्लाराम जी, कैमरा मारो। तो कल्लाराम जी से मन की बात प्रोग्राम में वो करता रहता है ना प्रधानमंत्री। मन की बात प्रोग्राम में बात की और कल्लाराम से कहा कि हम उपजाऊ जमीन को नहीं लेंगे। जबकि कल्लाराम के क्षेत्र में अनार के बाग खड़े हैं और वहाँ 1 एकड़ की कमाई साल में 15 से 18 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाई है अनार के बाग में। और उनको मुआवजा कितना मिल रहा है? उसका 25 से 40 हजार। यानी कि कमाई तो किसी की और ज्यादा। और तू कह रहा था मैं उपजाऊ भूमि को नहीं लूंगा। वहाँ राजस्थान में बहुत बंजर भूमि पड़ी है, पहले का रोड था उसको चौड़ा करके ले जाता। तूने जान पूछ के किसानों को क्यों मारा और फिर झूठ बोली मैं नहीं लूंगा। ये कल्लाराम से बात हुई, हमारे पास वीडियो है। अब दूसरा झूठ प्रधानमंत्री का ही। प्रधानमंत्री ने कहा, जमीन अधिग्रहण के ऊपर जब आंदोलन खड़ा हो गया तो प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि मैं तो इसको और मजबूत करूंगा, जो हो गया वो छोड़ो। और जो जमीन में मजदूरी भी करता था गांव का आदमी, जो जमींदार नहीं था, उसके परिवार को भी जमीन अधिग्रहण होगा तो किसान के बेटे को तो सरकारी नौकरी देंगे ही, जो जमीन में काम कर रहा था मजदूरी उसको भी सरकारी नौकरी देंगे। तो वो झूठ है क्या है? आज ही हमारी जमीन जा रही है, जिसकी जमीन जा रही है तो उसके बेटे को नौकरी, किसान को, और न जो जमीन पे काम कर रहा था उसको नौकरी। और ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा हो तो वीडियो में दिखा दूंगा। एक कारण। अब दूसरे पे आ जाओ। राहुल गांधी को तो मीडिया पप्पू कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि पप्पू जैसा काम करता है। अभी उदाहरण दो आपको बताऊं। अभी वो राजस्थान गया, किसान पंचायत का नाम लेकर ट्रैक्टर पर बैठ गया तो किसान बनने की कोशिश की और वहां भाषण क्या दिया? वहां हम आशा कर रहे थे कि हमें मुआवजा दिलवाएगा। ये राजस्थान के किसान आंदोलन कर रहे हैं और जमीन कोड़ियों के भाव कांग्रेस की सरकार ले रही है। और वहां क्या झूठ बोला कि 40,000 लाख करोड़ का कृषि का देश का व्यापार है, जिसको नरेंद्र मोदी
अडानी अंबानी को देना चाहता है, ये बोला। अगले दिन चला गया आसाम, और आसाम में जाके कहता है कि कृषि का व्यापार सबसे बड़ा है, 80,000 लाख करोड़ का है, और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को देना चाहता है। यानी 40,000 से अगले दिन वो 80,000 लाख करोड़ हो गए। तो ये झूठ है क्या है? इसलिए उसको पप्पू कहते हैं लोग। ये तो उसकी वीडियो है। अब फिर इसकी बात तो सुन लो ना। उसके बाद अभी गया पांडिचेरी। तो पांडिचेरी हमारी यूटी है, केंद्र शासित एक छोटा सा राज्य है, और केंद्र शासित जो राज्य है वो हमारे एक जिले जितना है, और वहां पर मछुआरे का ही कृषि का काम है। तो मछुआरे से बात कर रहा था, तो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं अलग से भारत सरकार में मछली मंत्रालय बनाऊंगा, जबकि मछली पालन मंत्रालय पहले ही भारत सरकार में, जिसको अब मैं ये कहूं इनीलोटी गांव में आके कि मैं इस गांव में स्टेडियम बनाऊंगा, मैं इस गांव में स्कूल बनाऊंगा, तो यह स्टेडियम भी हो स्कूल भी हो। तो मुझे जब इतना ज्ञान नहीं है, वो सांसद है बहुत सालों से, जो सांसद हो गए उसको यही नहीं पता कि देश में मंत्रालय कितने हैं। वो प्रधानमंत्री बन के जैसे 40,000 लाख करोड़ से 80,000 लाख करोड़ की बात एक दिन में बढ़ गया झूठ बोल के, और जो वहाँ पांडिचेरी कर रहा है वो प्रधानमंत्री बन गया। वो सत्यानाश करेगा, क्या करेगा? वो कांग्रेस के लोग तो कई बार क्या करते उसको ये नहीं पता कि गेहूं में या सेब में क्या अंतर है। सेब कौन से जमीन में बोई जाती है, पेड़ पर लगती है, उसको ज्ञान नहीं है। और गेहूं भी उसके अनुसार तो पेड़ पर कहीं लगता होगा, ऊपर वो बोया जाता है, उसको नहीं पता, उसको फ्रूट मानता है गेहूं को। भाई इन्हीं बातों से यही तो सिद्ध हो रहा है। तो जिस आदमी को ये नहीं पता कि देश में भौगोलिक स्थिति क्या है, देश में संसद की, कानून की, हमारे देश की प्रशासन की व्यवस्था क्या है, जिसको प्रशासन की व्यवस्था का नहीं पता, जब पहले से मछली पालन मंत्रालय है तो इसका मतलब उसको प्रशासन की व्यवस्था का नहीं पता, तो वो प्रशासन क्या करेगा? आप मुझे बताएं। ये आपने उसका देखा। अब तीसरे पे आ जाओ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल उनसे भी सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। उसने कहा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी कर रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं सबको नौकरी दूंगा, परमानेंट स्थायी करूंगा। तो डीडीसी में जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, मास्टर थे, गैस टीचर, वो ऐसे ही सीटी मारते घूम रहे, केजरीवाल को ढूंढते। तो झूठ बोल के वोट ली के नहीं ली। फिर केजरीवाल क्या कहता है, हरियाणा के लोगों को कहता है कि मैं SYL का पानी लेके आऊंगा, और पंजाब में जाके कहता है मैं SYL का पानी हरियाणा में नहीं जाने दूंगा। तो वो न पंजाब का है, न हरियाणा का है, न दिल्ली का है। वो सांगी होते हैं ना कलाकार, मैं नाम क्या लूँ, अपने हरियाणा में भी ऐसे कई कलाकार हैं जो दूर दूर तक गए हैं। तो कलाकार का काम होता है लोगों को हंसाना, लोगों का मनोरंजन करना। तो नरेंद्र मोदी भी एक कलाकार है बहनों भाइयों, वो भी कलाकार है। वो राहुल गांधी भी कलाकार है, अरविंद केजरीवाल भी कलाकार है। लेकिन किसानों ने तो कलाकार हमने बचपन से देखे। हमारे यहाँ लक्ष्मी चंद सबसे बड़ा कलाकार था। वो ज्ञान की बात तो बता गया। लक्ष्मी चंद ने तो हमें वो बात बता दी जो अब हो रही है 100 साल 200 साल आगे की। तो लक्ष्मी चंद की तो हम पूजा करते हैं। या तो कलाकार हो लक्ष्मी चंद जैसा जो झूठ तो नहीं बोला, ये तो कलाकार भी हैं और झूठे भी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ तीनों से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक किसानों को, कभी गरीब को, मजदूर को न्याय नहीं मिलेगा। तो तीनों से छुटकारा कैसे मिल सकता है? भाई छुटकारा देना तो दिलाना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं सबके खिलाफ लड़ाई लड़ाऊं। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरसिंह राव था, मैं लड़ाई लड़ा। VP सिंह के समय भी लड़ाई लड़े। यहाँ सारे हरियाणा मुख्यमंत्री रह गए। जब भी किसान के ऊपर संकट आता है तो रमेश दलाल लड़ता है। आज मैं नरेंद्र मोदी से भी लड़ रहा हूँ, राहुल गांधी से भी लड़ रहा हूँ। एक क्योंकि 2 राज्य में उसकी सरकार, 2 राज्य में उसकी सरकार, केजरीवाल से भी लड़ रहा हूँ।
तो मैं तो एक चीज की तो गारंटी दे सकता हूं किसकी? कि न तो आज तक मैं किसी से डरा और झुका, न दबा और बैठा और जीता। इसलिए ये जो 5 राज्यों के किसानों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जिस कल्लाराम को धोखा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में झूठ बोल के, उसने तो कल्लाराम के साथ धोखा कर दिया, लेकिन रमेश दलाल इसको न्याय दिलवा का ही दम लेगा। जान भले ही चली जाए, वो हटेगा नहीं। आज तक कभी हटे ही नहीं। मैं 16 साल की उम्र से आंदोलन कर रहा हूं। कोई एक मेरा आंदोलन बता दो जो असफल हुआ हो, और एक आंदोलन बता दो जिसमें मैंने राजनीतिक नेताओं को आने दिया हो। न मैं राजनीतिक नेताओं को आने दूंगा। क्या आप राजनीति में जा सकते हैं? वो तो संविधान में सबको अधिकार है, इनको भी है। कौन आप राजनीति में नहीं है? जब आपको वोट का अधिकार है तो आप किसी को वोट डाल रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हो आप राजनीतिक नहीं हो? मैं ये कह रहा हूं कि अपने मंच पर राजनीति नहीं करने दूंगा। अब मैं ये थोड़ी पर रोक लगा रहा हूं किसी को वोट मत डालना। आप राजनीति का चुनाव लड़ सकते हैं? फिर वही बात आ गई, पहले भी लड़े हैं, लेकिन मुझे तो पंचायत में लड़ाया, पहले इनसे पूछा है। लेकिन मैं जिस पार्टी से भी लड़ा, मुझे उसके खिलाफ लड़ना पड़ा। उसी के खिलाफ लड़ना पड़ा, क्योंकि जब वो गलत करता तो मैं क्या करूं? मैं माला लेके स्वागत करूं? अब आपने बात छेड़ दी। राजीव गांधी की हत्या के बाद ये परिवार दुबका हुआ बैठा था। कांग्रेस परिवार। कांग्रेस क्यों? गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार। हमारी सोनिया जी तो अमेठी में जाके रोई थी कि मेरे पति के हत्यारों के मामले में कांग्रेस की सरकार जांच नहीं कर रही। और जीन पहन के प्रियंका और राहुल मेरी कार्रवाई देखने जाते थे। जो जैन आयोग बैठा, दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लड़ाई किसने लड़ी? रमेश दलाल ने। नरसिंह राव को झूठा किसने सिद्ध किया क्रॉस एग्जामिनेशन करके कटघरे में? रमेश दलाल ने। तो रमेश दलाल ने तो सोनिया गांधी के पति की और प्रियंका और राहुल गांधी के पिता की लड़ाई भी रमेश दलाल ने लड़ी। इसलिए मेरा जन्म तो लड़ने के लिए है, न्याय पाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए। जब इस परिवार को जरूरत थी तो मैं भी इनको भी न्याय दिलवाने के लिए लड़ा। और कल को और किसी पर संकट आएगा और वो हमारे दरवाजे पर आया तो रमेश दलाल उसके लिए भी लड़ेगा। लेकिन मेरा पूरा जीवन चला गया। आज मैं 60 साल का होने वाला हूं और 16 साल की उम्र से आंदोलन शुरू किए। कभी भी किसी आंदोलन में मैंने किसी नेता को, किसी पार्टी को नहीं आने दिया। और ये मेरा इतिहास रहा है कि जिस पार्टी, भाई आप भी वोट डालते हो, मैं भी किसी को डालूंगा, लेकिन जिसका भी समर्थन करना पड़ जाता है, वो तो वोट अपने घर पे तो नहीं रखोगे ना। तो जब वो गलती करता है उसके खिलाफ भी लड़ता हूं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लड़ रहा हूं, मैं राहुल गांधी के खिलाफ भी लड़ रहा हूं, और मैं केजरीवाल के खिलाफ भी लड़ रहा हूं, और मैं उन शक्ति ताकतों से भी लड़ रहा हूं जो लुटेरों का साथ दे रहे, कमेरे को मार रहे हैं। ये हमारी चाची, ताई, बहन, बेटियां, इनकी रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? इनके लिए वो आगे आएगा जो सबसे लड़ सके। इसलिए मेरा नुकसान भी करते हैं। कैसे? हर तरह से करते हैं। अब वो भी मेरे कहने की जरूरत है क्या? जब कांग्रेस का बुरा समय था, जब राजीव के हत्यारों से लड़ाई लड़नी थी, जब प्रियंका और राहुल गांधी के आंसू पोंछने थे, तो देश में सिर्फ रमेश दलाल था। और जब उनका अच्छा समय आया तो मुझे मांडोठी की जमीन बचवाने के लिए कांग्रेस के समय में लड़ाई लड़नी पड़ी। रोहतक की जमीन बचवाने के लिए कांग्रेस के समय मुझे जेल भरो आंदोलन चलाना पड़ा। तो लड़ा ना मैं। जब वो कमजोर थे, जब उनके आंसू निकल रहे थे, तो मैंने उनकी लड़ाई भी लड़ी। जब वो औरों के आंसू निकालते तो मैं उनकी लड़ाई भी लड़ता हूं। इसलिए मेरी किसी से बनती नहीं और बनेगी भी नहीं। किसी राजनीतिक नेता से नहीं, पार्टियों से नहीं बनती ना, वो गलत करते हैं। नेताओं से भी नहीं बनती, झूठ बोलते हैं। अब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं ये भी एक खुलासा कर दूं। नितिन गडकरी का बयान ले लो और उससे पूछ लो कि उस पर जब आफत आई, मुकदमे बने, तो उसका पिंड छुटवाने वाला देश में कौन था? बता देगा वो। तो अब आप उन्हीं के अगेंस्ट लड़ रहे हैं? उनके अगेंस्ट क्यों लड़? अपने हक के लिए लड़ रहा हूं।
मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, अपना हक लेने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस की 2 राज्य में सरकार उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, अपना हक लेने के लिए लड़ रहा हूँ। जो मेरा हक छीनेगा, मैं किसान की आवाज़ हूँ, 5 राज्य किसान बैठे, जो मेरा हक छीनेगा उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? मेरा जन्म हरियाणा में हुआ और हरियाणा में कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में क्या संदेश दिया कि यदि आपका दादा भी यदि पापियों के साथ खड़ा होगा और आपकी जमीन को छीनेगा तो आपको दादा पे भी वार करना है। तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि दादा भी गलत करे तो उसके खिलाफ भी लड़ना है। तो मैं नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल को कैसे पकड़ सकता हूँ? मैं तो हरियाणा का हूँ, हरियाणा की धरती से तो यही संदेश पूरे देश और दुनिया के लिए। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म उस धरती पर हुआ जहाँ पर धर्म युद्ध की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और जिस गीता का उपदेश में कहा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, और जिसमें कहा कि न भाई को देख, न बाप को देख, न परिवार को देख, न रिश्तेदार को देख, सच को देख। तो सच ये है कि हमारे जो किसान बैठे हैं इधर देखो, ये सब अभी तो सब जाने की तैयारी में, ये हमारे जो किसान बैठे हैं इनकी कोड़ियों के भाव जमीन। मैंने उदाहरण दे दिया, जालोर का इनकम तो 1 एकड़ में 18 लाख रुपए सालाना, और मुआवजा 40,000 रुपये टोटल जमीन का। तो इनके बारे में रमेश दलाल नहीं लड़ेगा तो इन्होंने तो लड़ना नहीं। वो तो झूठ बोलते आए और झूठ बोलेंगे। तो झूठों के खिलाफ धर्म युद्ध की जो हमें शिक्षा दी गई है वो इसी कुरुक्षेत्र से दी गई। और कुरुक्षेत्र जब हरियाणा में, तो हरियाणा में नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी शिक्षा हमें भी नहीं मिलती। लेकिन जब भी कुरुक्षेत्र की बात आती है, गीता की बात आती है, तो हमें बचपन से हमारे जो ये चाचा ताऊ जो बैठे, हमारी चाची ताई बैठी, इन्होंने एक ही शिक्षा दी कि बेटा कोई भी जब आपके ऊपर अत्याचार करे या पड़ोसी के ऊपर करे या किसान के ऊपर करे तो आपको लड़ना है, चाहे उसमें भले ही शहीद हो जाओ, तो इससे लड़ेंगे। वो लड़ रहे। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।